तो बनाया तो अंग्रेजों ने है, हमारा बनाया तो है नहीं, फिर भी नाम क्या है? क्यों? इंडिया के लिए बना है, इसलिए। शुरुआत के अंदर जब हमारे पास आईपीसी नहीं थी तो भारत के ऊपर कोई ना कोई आपराधिक विधि तो लगती होगी। तो थोड़ा सा पहले चलते हैं, इसमें नाम चेंज करके मैं ऐसा लिख दूं, हिस्ट्री ऑफ, चलेगा? चलो जान लेते। आईपीसी से पहले हम कैसे गवर्न होते थे, कोई बताना चाहेगा? हाँ, राजा महाराजा, ब्रिटिश लॉ और पर्सनल लॉज थे, ठीक है। लगभग मिक्सचर बात है, सभी के जवाब लमसम सही है। 1860 से पहले यानी आईपीसी के बनने से पहले हम अगर हमारे पर्सनल लॉज देखें जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, लाइक शरीयत कानून हो गए, या हमारे हिंदुओं में देखें तो आप स्मृतिज वगैरह हो गए, शास्त्र हो गए, उन सभी में अपराधों के बारे में जिक्र मिलता है। शरीयत लॉ तो अभी भी बहुत सारी कंट्री में चल रहा है, मोमडन सारे इसी से गवर्न होते थे। इसके अंदर हर तरीके के अपराधों की सज़ा बता रखी, अपराध बता रखे और उनकी सज़ा भी बता रखी। हमारे हिंदुओं में भी कुछ चीज़ें थी, जैसे एक मनुस्मृति, नाम सुना होगा आपने। उस समय के इतना पुराना होने के बावजूद भी उस समय भी ये जो आप मिथ्या साक्ष्य बनाना, मिथ्या साक्ष्य देना, जारता, अडल्ट्री आपने नाम सुना होगा, है ना, चोरी, मर्डर, इन सब के लिए पनिशमेंट, बलात्कार, सभी के लिए पनिशमेंट काम मौजूद थे मनुस्मृति के अलावा एक कौटिल्य शास्त्र का भी नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा भी एक वो याज्ञवल्क्य संहिता, वो भी सुना होगा। इन सभी के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ अपराधों के बारे में जिक्र है और कुछ उनके बारे में, पनिशमेंट के बारे में भी जिक्र है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास 1600 ईस्वी में आई, उससे पहले मुगलों का राज था लगभग 600 वर्ष तक। तो मोस्टली भारत में क्या चलता था? शरीयत कानून चलता था। फिर आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने यहाँ देखा क्या चल रहा है। एकदम से तो उनका राज तो स्थापित था नहीं यहाँ पे, परंतु लगभग 200 सालों तक धीरे धीरे लमसम मेन जो भारत के इम्पोर्टेंट जगह थी वहाँ पे आधिपत्य जमाने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक समान कानून बनाया जाए। क्योंकि मुगलों के जाते ही क्या हुआ, मुगल थे तब भी कुछ हिंदू शासक थे, हिंदू रियासतें थी। अंग्रेज आए तब भी कुछ हिंदू शासक थे और हिंदू रियासतें थी। तो जहाँ पे हिंदू शासक है वहाँ पे तो क्या चलता था कानून? मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र, जो भी आप नाम, यानी हिंदू पर्सनल लॉ अगर हम एक शब्द में बोले तो। और जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका था, मुस्लिम राज था, वहाँ पे क्या चलता था? शरीयत। और जो खुद ब्रिटिशर्स आए वो काय से गवर्न होते थे? जो उनके वहाँ के कानून है, ब्रिटिश के कानून। मिक्सचर कितना खतरनाक है। अगर वो ब्रिटिशर है तो ब्रिटिश का कानून लग रहा है उसमें, अगर वो हिंदू है तो कौन सा कानून लग रहा है? हिंदू पर्सनल। और अगर मोमडन है तो मुस्लिम पर्सनल। अब पहले तो हर व्यक्ति को, और उस वक्त जो भी जजेस हुआ करते थे वो कहाँ के होंगे सोचिए? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को हिंदू शास्त्र पढ़ाओ पहले तो, या शरीयत की जानकारी दो, और एक साथ एक ही व्यक्ति का तीनों चीजों में कॉम्पिटेंट होना, कि वो आपका भी पर्सनल लॉ जाने, मुसलमानों का भी पर्सनल लॉ जाने और ब्रिटिश का कानून भी जाने। इसलिए जो न्यायाधीश बैठते थे उनके सपोर्ट में क्या लगाई जाती थी? जूरी। आपने नाम सुना होगा, पहले क्या बैठती थी? जूरी सिस्टम था। अभी वो जूरी ही सजेस्ट करती थी कि सर इसके संबंध के अंदर ये डिसीजन हो सकता है, ये कानून स्थापित है। और कानून भी एक जगह नहीं है, फिर इनका भी इंटरप्रिटेशन हर राजा के हिसाब से खुद का पर्सनल, हर शासक के हिसाब से पर्सनल इंटरप्रिटेशन। आज आप किसी एक जूरिस्ट की लिखी बुक पढ़ोगे, उसका अर्थ अलग बताएगा एक ही सेक्शन का, दूसरा जूरिस्ट अलग बताएगा। एक टीचर कुछ अलग बातें बताएगा, दूसरा एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो एक ही भारत में रहने वाले लोग अलग अलग विधियों से शासित, पहली चीज।
दूसरा, उन अलग अलग विधियों में भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन से शासित। यानी हो सकता है कि राजस्थान के एक गांव में रहने वाला या राजस्थान की एक रियासत में रहने वाला व्यक्ति अगर सेम अपराध करता है तो उसकी सजा 1 वर्ष हो, और यही तमिलनाडु में रहने वाला एक व्यक्ति वही अपराध करता है तो हो सकता है सजा 5 वर्ष हो, और यही महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति वही अपराध हो सकता है सजा हो ही ना। एक देश एक कानून जब तक नहीं होगा तब तक एक देश बोल नहीं सकते हो। जम्मू कश्मीर हमें क्यों अलग लगता था हमेशा, अब अपना अपना सा लगता है। था क्या, एक ही तो चीज की, हमारे बनाए कानून उन पे उनकी सभा, संविधान सभा जब थी तब तक, और उसके बाद विधानसभा, उनकी विधानसभा की जब तक सहमति नहीं ले लेते हमारे बनाए कानून उन पे लागू नहीं। जैसे ये आईपीसी जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं थी, 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये J&K पे लागू नहीं थी। वहाँ क्या लगता था, रणवीर पैनल कोड। हालांकि प्रावधान सारे यहीं से कॉपी पेस्ट थे, यही प्रावधान थे, बस उनके नाटक थे कि हम आपका नहीं लगाएंगे। आईपीसी अगर पढ़ लोगे आप, आईपीसी पढ़ के आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यही क्या है, पाकिस्तान पैनल कोड है। क्योंकि भारत जब विभाजन हुआ तो आपको लगता है पाकिस्तानियों ने कोई अलग से एक्ट बनाया होगा, इसी एक्ट को क्या नाम दे दिया, पाकिस्तान। एक आधा छोटा मोटा चेंजेस तो बनता है। बांग्लादेश जाओगे तो कर सकते हो क्या प्रैक्टिस, कर सकते। श्रीलंका में भी, हाँ, कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्रीज है, सर वो हमसे अलग थोड़ी हुए थे, नहीं हुए थे, परंतु जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जिन जिन रियासतों पे या जिन जिन देशों पे राज किया उन सभी पे लगभग लॉर्ड मेकाले द्वारा बनाया गया आईपीसी ही लागू है, पेनल कोड ही लागू है। लाइक श्रीलंका में यही चलता है, म्यांमार में यही चलता है, बर्मा में यही चलता है, सिंगापुर में यही चलता है, मलेशिया में यही चलता है। तो आपका स्कोप थोड़ा लंबा है, आईपीसी पढ़ने के बाद आप बाहर भी घूम सकते हैं ना। हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे, ठीक है। तो पुराना आदमी पुराने समय में गवर्न कैसे हो रहा है, भारत में ही रहने वाले व्यक्ति, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग लॉ, और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति थी जजेस के लिए। पहले तो अलग अलग जगह पे, पहले तो ये सारी पढ़ो, कोई अपराध किया तो पहले तो ढूंढो इसमें है, इसमें है, इसमें है या किसी अन्य में है, और दो में अगर कॉन्ट्राडिक्शन कर जाए, मान लो एक ही अपराध मनुस्मृति में भी दिया हुआ है, वही अपराध कौटिल्य शास्त्र में भी है, और दोनों में सजा अलग अलग है, तो ये तो प्योरली किसके हाथ में हो गया, डिस्क्रिशन हो गया, या तो जजेस के और या शासक के। तो बहुत जरूरी काम था, क्या करें, एक समान दंड संहिता जो सभी भारतीयों पे, सभी लोगों पे एक समान रूप से लागू। हालांकि थोड़ा मुश्किल टास्क था। आज के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, कितना विरोध उत्पन्न होता है, जबकि वो तो क्या है, सिविल कोड है। उस वक्त ये चैलेंज लिया अंग्रेजों ने और क्या बनाया, सभी के लिए ये भी एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ही, और क्या है, सभी लोगों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, जो पर्सनल लॉज हैं, सिविल पर्सनल लॉ, वो समाप्त हो जाएंगे, हाँ या ना, और क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। वही क्रिमिनल लॉ में हुआ, पर्सनल लॉज को क्या कर दिया गया, समाप्त, और क्या बन गया, एक सिमिलर यूनिफॉर्म पेनल लॉ बन गया। ठीक है, पहले नाम पे चलता है, इंडियन तो आप समझ ही गए, ये ब्रिटिश इंडिया के वक्त बना है ना, इंडिया। पेनल क्या होता है, दांडिक प्रावधान। दंड क्या होता है, बोलो, किसको देते हो आप सजा, अपराध किसे बोलते हैं, जो विधि मना करती नहीं है, तो विधि द्वारा पनिशेबल हो, लॉ द्वारा क्या हो, पनिशेबल। लॉ को, या ये बोल दो सिंपल शब्द में बोलो, जो सॉवरीन द्वारा पनिशेबल हो, या जो संप्रभु द्वारा,
संप्रभु का ऐसा कोई आदेश जो किसी कार्य या लोक को क्या बनाता है, शास्ति योग्य बनाता है, पनिशेबल बनाता है, वही क्या है, ऑफेंस है। आज के समय में यही डेफिनेशन परफेक्ट है। हो सकता है आपके मन में वही धारणा हो कि भाई साहब जो गलत है वही ऑफेंस है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सही है, परंतु फिर भी वो क्या है, सोना खरीदना इलीगल है क्या, और सऊदी से उठा के ले आओ जेब में डाल के, पकड़ लेंगे ना रास्ते में। शराब बेचना अपराध है, बिना लाइसेंस बेच के देखो। आर्म्स रखना अपराध है, बिना लाइसेंस रख के देखो। तो गलत सही की बात नहीं है, बात क्या है, अगर विधि ने पनिशेबल कर दिया, विधि कल को पनिशेबल कर देगी, रोड के जो लेफ्ट साइड चलेगा वो पनिशेबल है, फिर है या नहीं? विधि ने कह दिया, सही गलत की बात नहीं है कि किसने कह दिया, विधि। हाँ, हो सकता है इसके पीछे निर्माण का कारण सही गलत ही हो। किसी को विधि पनिशेबल कर रहा है तो कोई ना कोई पीछे कारण जरूर होगा। अब आज की स्थिति के अंदर सारी डेफिनेशन फेल है पुराने ज्यूरिस्ट की। इतनी सी डेफिनेशन दे सकते हो आप कि जो लॉ द्वारा पनिशेबल है वही अपराध है, और अपराध का क्या मिलता है हमें, पनिशमेंट। उस समय के भारत के अंदर जितने भी अपराध बनते थे उन सभी को एक जगह एकत्रित किया और कहाँ लिख दिया, इंडियन पेनल कोड में। कोड क्या होता है सर? मतलब बहुत सारी विधियां अलग अलग थी, आया ना? अरे भाई, सबके पर्सनल लॉज अलग लागू हो रहे थे, पर्सनल लॉ में भी डिवाइडेशन था। उन सबको एक जगह रख के संहिताबद्ध करना, वो पिरोते हैं ना, हाँ, बाइंडिंग का काम है ये, कोडिफाइड करना, एक जगह रखना, संहिताबद्ध करना, साथ ही साथ इजी हो पहुंचने में। आज कोई सेक्शन नहीं दिया होता मान लीजिए आईपीसी में, तो आपको पहुंचना होता रेप के सेक्शन तक या रेप तक, तो कैसे पहुंचते? मेरे पास बैरेक है, उसका 300 नंबर पेज है, उसकी चौथी लाइन, तेरे बैरेक का 300 नंबर पेज का 5वां पैरे की चौथी लाइन देख। सर पनिशेबल कौन से अपराध में? इसमें उनको नाम देना अपराधों का, और उनको कोड देना। सेक्शन क्या है? कोड ही तो है। हम नहीं समझते क्या? उस चीज को, चोरी को नाम दे दिया 378, तो अब चोरी बोलने की जरूरत नहीं, आप कोड बोलो, क्या समझ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा। और चोरी में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक चोरी मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, ठीक है, मूव होनी चाहिए, विदाउट सामने वाले की कंसेंट से होनी चाहिए, और उसकी पोजेशन में से। कितनी चीजें चाहिए? 5 चीजें। तब इसको क्या बोलते हैं? चोरी। तो मेरे को कहना हो कि किसी ने चोरी की है, तो या तो मैं ये कहूँ कि उसने मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी पोजेशन से बिना मेरी सहमति के बेईमानी पूर्वक हटा ली है, और या मैं कहूँ उसने 378 किया है। कोड ही तो है, और क्या है? समझ रहे हैं बात को? कोडिफिकेशन का मतलब उसको एक वर्ड दे देना, लाइक इतनी बड़ी डेफिनेशन, आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ो, चीटिंग की डेफिनेशन पढ़ो, एक पूरा पेज भर जाता है। वो बोलने की जगह आप सीधा कोड बोलो, कोड से सामने वाला क्या समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो। आप बोल दोगे सेक्शन 300 में जो डिफाइंड है वो अपराध किया है, हम सीधे ही क्या समझ जाएंगे? पूरी डेफिनेशन, दैट इज कोडिफिकेशन। और 1860 क्या है सर? 1860 क्या है? लागू नहीं, उस दिन बना था ये। कब बना था? 1860 में ये एक्ट बना था। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री तो आप जान ली, और आप कारण भी जान लिए कि आईपीसी की जरूरत क्यों थी। इसमें थोड़ा सा और चाल, तो आईपीसी बनाने के लिए फर्स्ट इनिशिएटिव बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, लॉर्ड मैकाले। क्या नाम है? हालांकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी जाती है, कोसा भी उन्हीं को जाता है, परंतु बहुत ही एक्सट्रीम इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया ब्रिटिश सरकार को कि भारतीयों को रेगुलेट करने में बहुत परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि सबके पर्सनल लॉज हैं,
सब शासक अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, सब जजेस के अलग इंटरप्रिटेशन है। जजेस को जूरी की सहायता लेनी पड़ रही है, वो भी लोकल जूरी की, हमारे से पार नहीं पड़ रही। तो क्यों ना इन सब के लिए क्या बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, एक आपराधिक विधि बनाई जाए, एक पेनल लॉ बनाया जाए। और साथ ही साथ रेगुलेट करने के लिए जरूरी क्या है, पुलिस सिस्टम है या नहीं। उन्होंने उसी वक्त 1833 में एक और सुझाव दिया कि एक तो इनके लिए क्या बनाओ, इनको रेगुलेट करने के लिए सिंगल कानून, और साथ ही इन्हें रेगुलेट करने के लिए इन कानूनों को अप्लाई करवाने के लिए क्या बनाओ, एक एग्जीक्यूटिव बनाओ, एक कार्यपालिका बनाओ, जिसका नाम क्या होना चाहिए, पुलिस। इनके इन सुझावों से ब्रिटिश सरकार बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने एक फर्स्ट लॉ कमीशन भारत में निर्माण किया। किसका निर्माण किया, फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग, ईयर 1834। 1833 में उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कानून होने चाहिए। 1834 में क्या बना, प्रथम विधि आयोग। क्लियर। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रिजाइड कौन कर रहे थे, लॉर्ड मैकाले। बेबिंगटन, ऐसा कुछ, बेलिंगटन, कई जगह बेलिंगटन लिखा है, कई जगह बेबिंगटन लिखा है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इनके साथ 3 मेंबर और थे इसी फर्स्ट लॉ कमीशन के। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। ये प्रिजाइड कर रहे थे। पहला मेंबर मिलेट, लॉर्ड मिलेट। दूसरा एंडरसन। तीसरा मैकलियोड। कई जगह कई बुक्स में भी और शायद गूगल पे भी, विकिपीडिया पे भी, इनमें 4 सदस्य बताए गए हैं। एक कैमरॉन नाम के सदस्य की और जिक्र है, पर मोस्टली जूरिस्ट कहते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन में कितने टोटल कितने लोग थे, 4 ही लोग थे। 4 लोग आपके सामने हैं, लॉर्ड मैकाले, मिलेट, डी नहीं है, टी है, मिलेट, लॉर्ड एंडरसन और मैकलियोड। एक और बताते हैं, कभी कभार गलती से कोई आपको इच्छा हो या कोई पूछ ले, कैमरॉन नाम है। क्या नाम है, कैमरॉन, लॉर्ड कैमरॉन। बहुत कम बुक्स में उनका जिक्र है, शायद किसी राजा महाराजा के या बड़े आदमी के खास होंगे तो जबरदस्ती नाम लिख दिया होगा फर्स्ट लॉ कमीशन में। इन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत ही शानदार ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। कब, (1837) कितने साल हुए, मात्र 3 साल। अक्टूबर 1837, शायद 11 अक्टूबर है जहाँ तक मुझे याद है। 11 अक्टूबर 1837 को इन्होंने क्या तैयार कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर। लागू कब हो रखा है, लागू क्या बना कब, और ड्राफ्ट कब दे दिया इन्होंने, आलस्य, बहुत लंबे अरसे का आलस्य। तो फर्स्ट इनिशिएटिव कब उठा, कोई पूछे तो सर 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। किसके सुझाव पे, लॉर्ड मैकाले के सुझाव। क्या कहा था उन्होंने कि भारत के जितने भी लोग हैं ब्रिटिश इंडिया के, उन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या बनना चाहिए, एक समान पेनल लॉ बनना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पेनल लॉ बनना चाहिए, और साथ ही साथ उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का भी निर्माण होना चाहिए। तो एक पुलिस एक्ट और साथ ही साथ एक समान दंड संहिता का निर्माण हो। इनमें 4 सदस्य, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिलेट, एंडरसन और मैकलियोड। इन्होंने ड्राफ्ट कब तैयार करके दिया, 1800। उसके बाद ये एकदम शांति से पड़ा रहा ड्राफ्ट, किसी ने कोई इसका जिक्र ही नहीं। सेकंड इनिशिएटिव, वापिस से एक और सेकंड लॉ कमीशन का निर्माण हुआ। उन्हें फिर से कहा गया कि वापस क्या करो, इसमें देखो क्या ड्राफ्ट में कुछ हो सकता है क्या सुधार।
इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन 2 भागों में दी। कितने भागों में दी? ये कब बना? 1845 में। 1834 में वो बना था, ये कब बना? 1845। इन्होंने अपनी ड्राफ्ट दिए 2 भागों में। रिकमेंडेशन कितने भागों में दी? फर्स्ट वन 1846 में और सेकंड वन 1847। आधी आधी आईपीसी को आधा आधा करते हुए इन्होंने 2 भागों में रिकमेंडेशन दी। आधी 1846 में, आधी 1847। इनकी रिकमेंडेशन भी वही ठंडे बस्ते में पड़ी रही, किसी ने गौर किया नहीं। गौर करने की बात कब आई? कुछ जूरिस्ट का ये कहना है, या कुछ बुक्स भी अगर आप देखोगे तो ये कहना है, एक बार सुन लीजिए, कि 1857 की क्रांति आप लोगों को पता होगी, और शानदार, पूरे भारत में एक साथ क्रांतियां पहले भी हुई, खूब हुई, परंतु एक साथ संपूर्ण भारत में जो क्रांति हुई थी वो पहली, या हमारी आज़ादी का फर्स्ट स्टेप किसे कह सकते हैं, वो 1857 की क्रांति। सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया अंग्रेजों का। अंग्रेजों को उसी वक्त समझ आया कि सत्ता हिलने वाली है, इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ बुक्स तो ये कहती है कि 1857 की क्रांति की वजह से ये लेट हो गया। सुनिएगा, कुछ जूरिस्ट क्या कहते हैं कि बना हुआ तैयार था, लगा देते, परंतु 1857 में क्रांति हो गई इसलिए वो उसको संभालने में लग गए, इसलिए नहीं बनाया, इसलिए नहीं लगाए। पर 1846-47 के बाद 1857 में 10 साल थे। मुझे पर्सनली ये, आप देखो सक्षम व्यक्ति हो, आप खुद अपनी समझदारी से काम लें, मुझे जो लगता है मैं वो बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बनाया ही 1857 की क्रांति के कारण। मुझे जस्ट उल्टा लगता है उनसे। क्यों? 1834 से रगड़ रहे हैं, बनाएंगे 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 बनाएंगे। 1857 की क्रांति हुई तो उसके तत्काल क्रांति दबी, और दबते ही 1860 में क्या है। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल बेकार है। 1857 के बाद बहुत समय लगता तो समझ आता, उससे पहले समय लगा है, यानी वो तो प्योरली किस लिए बने हैं, हमारी क्रांति। पुलिस क्या काम आएगी बताओ अंग्रेजों के? पुलिस सिस्टम अभी भी क्या काम आता है? सरकार को बचाने के अलावा दूसरा काम बताओ रियली जो पुलिस सिस्टम है, कागजी नहीं। हाँ, सिर्फ कंट्रोल किसके फेवर में? हमें लगता तो क्या है पुलिस हमारे लिए है। अभी एक नेता निकलता है, रोड से निकल के दिखाओ उसका, जब तक कॉन्वॉय जा रहा है, किसके लिए है पुलिस? हमारे लिए। मोदी जी जा रहे हैं पंजाब, रास्ते में काफिला रोक लिया जाता है, किसके द्वारा? पुलिस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट ने देश के प्रधानमंत्री को भी रोक लिया, किसके माध्यम से? सीबीआई गई पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई को कूट लिया वहीं। पुलिस वास्तव में, आप धरना करके देखो, लड़कों ने तो लट खाए होंगे, कलेक्ट्रेट के बाहर जाके या कोई आंदोलन करके देखो। पुलिस का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, यहाँ पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस का निर्माण ही काय के लिए हुआ है। 1857 में क्रांति हुई, तत्काल आवश्यकता महसूस हुई कि फटाफट इन लोगों को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, और उन्होंने क्या बनाया? ये तो 1860 में, 1861 में क्या बना हुआ है? पुलिस एक्ट बना हुआ है। हमारे पास जो पुलिस एक्ट है ना, जिसके अधीन पुलिस अभी भी काम कर रही है, उस एक्ट में भी तब्दीलियां होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें गलत है। तो 1861 में जो पुलिस कानून बना, किस लिए? भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए। वही कानून आज तक चला आ रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वही पुलिस आपको सेव करेगी, बचाएगी, या आपके फेवर में काम करेगी? तो मेरा पर्सनल यही मानना है कि 1857 में जब क्रांति हुई तब इन लोगों को लगा कि ये लोग तो बस में ही नहीं है किसी के। ये जो पहले था ना, फूट डालो राज करो,
वो सब तो फेल हो गया क्योंकि लोग जाग गए। राजा से कुछ नहीं होता, कौन जाग गए? लोग जाग गए। और जब लोग जाग जाते हैं तब कोई राजा है न कोई और है। आज बड़े बड़े नेता, बीकानेर में जो रैलियां होती है, हिंदू रैली होती है जैसे, बहुत बड़ी रैली होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया, पर नेता क्रेडिट लेते हैं। नहीं, किसी भी नेता बीकानेर में इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी बड़ी रैली कर दे। वो रैली क्यों हो रही है? लोग खुद से इनिशिएटिव करके वहां जाते हैं, किसी कहने पे कोई नहीं जा रहा वहां। उस वक्त लोग विरोध में आ गए और डिवाइड एंड रूल सब खत्म हो गया। तो उन्हें समझ आया इनको रोकने के लिए एक कानून भी और इन्हीं को रोकने के लिए एक फोर्स भी, दोनों चाहिए। तो इन्होंने 1860 में तो क्या बनाया? आईपीसी, और 1861 में क्या बनाया? पुलिस। तो हम लिख दें पास्ट, कब पास हुआ ये एक्ट? 6 लिखा हुआ है अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 में ये क्या हुआ? थर्ड स्टेज लिख सकते हैं इसको, ये पास हुआ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ कर दो। 6 अक्टूबर 1860 में क्या हुआ? पास हुआ। इस वक्त हमारे आज के समय में एक्ट पास कैसे होता है? अभी एक किसी को एक्ट बनाना हो, कानून बनाना हो तो कैसे बनता है? पार्लियामेंट द्वारा। अगर केंद्रीय कानून बनाना है, कौन बनाता है? राज्य कानून है, स्टेट लेजिस्लेचर। संसद बनाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोग ऐसे समझते हैं 2 ही है, लोकसभा राज्यसभा, नहीं 3 अंग। पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी ने पास किया, फिर सेकंड हाउस ने किया, और थर्ड वन किसके पास जाता है? जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देता है, साइन कर देता है आर्टिकल 111 में, उसी दिन वो एक्ट या कोड बना हुआ माना। उस वक्त राष्ट्रपति थे क्या? हमारा जो संविधान है, जो राष्ट्रपति का निर्माण करता है या जिक्र करता है, वही कब का है? 1950 का है। तो उस वक्त तो राष्ट्रपति थे नहीं, तो इस पे किसने साइन किया होगा? उस वक्त वाइसराय एंड गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती है। गवर्नर जनरल यानी इंडिया में जो हेड व्यक्ति है, जो सब संभाल रहा है, और वाइसराय यानी मैडम का चमचा। मैडम चमचा मतलब रानी, इंग्लैंड की रानी, उनका चमचा यहाँ पे कि भाई सब उनके कंट्रोल में तो चल रहा है। उनका, मैंने चमचा बोल दिया, आप एजेंट बोल लो या कुछ भी बोल लो। उस वक्त वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? पूछा जाता है ये भी एग्जाम, लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में ध्यान रखना, हिंदी वाले लॉर्ड कैनी भी बोल देते हैं कभी, तो डरना मत, कैनी लिख देना, है ना? लॉर्ड कैनिंग। तत्पश्चात 1860 में ये बन गया। लागू कब हो रखा है ये? इनफोर्स कब से है? कब से है? क्यों सर इतना बाद क्यों? लगभग 1.5 साल दे दिया, क्यों ऐसा क्यों? 1860 में बन गया, जब इतनी ही जल्दी थी लोगों को कंट्रोल करने की, जैसा सर आपने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद इनके हाथ पांव फूले तो इन्होंने फटाफट लागू किया, बनाया। तो लागू क्यों नहीं किया जब बन गया? तो लोगों को ये समझाने में कि ये उनके हित में है, समय लगता है। आर्टिकल 370 हटाने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में पूरी व्यवस्थाएं संभाली गई। लोग चाहे उनके हित में हो या नहीं, जो हमेशा से चला आ रहा है उनका कंफर्ट जोन, उससे बाहर नहीं होने चाहते, भले ही वो उनके हित में ही क्यों ना हो। कोरोना की वैक्सीन बूढ़े लोगों ने गांव में लगाई ही नहीं, सोच रहे मार रहे हैं कि आज तक ही ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई जिससे सांस लेने से मर जाए आदमी। तो अब भी लोग अपनी थॉट है उससे बाहर नहीं निकलते। और ये क्या था? आपके पर्सनल कानूनों को ख़त्म करके, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ, वैसे ही क्या था? यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बन रहा है। ये तो लोग विरोध में आते, तो लोगों को समझाया गया कि ये आपके फेवर में। पहले हालांकि कई बार, बहुत कम जगह है, दिल्ली जुडिशरी वगैरह में पूछ लेते हैं, पहले इसको लागू करने की डेट अलग थी।
1 मई 1861 को लागू कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1 मई 1861 1 मई 1861 को इसे लागू कर रहे थे, लगभग बनने के 6-7 महीने बाद ही। परंतु बाद में उन्हें लगा कि नहीं, लोगों को समझ की ज़रूरत है, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इस एक्ट को जानना होगा, क्योंकि आप एकदम से लगा दोगे, आज के समय की जैसा थोड़ी है कि गूगल किया आईपीसी पीडीएफ आ गई। इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल है क्या? आप कोई अपराध करके कह सकते हो मेरे को तो पता ही नहीं था ये अपराध है या इसकी सजा है? नहीं कह सकते। तो आईपीसी लोगों तक पहुंचाओगे तो उन्हें पता होगा ये काम नहीं करने, करेंगे तो क्या होगी? आज लागू कर दें, उन तक पहुंच रहे हैं, 2 साल बाद फिर वो तो अपराध कर चुके होंगे और बाद में बेचारे क्या कहेंगे, ये तो गलत है, बिना कानून जाने आप उस कानून के अधीन उसे सजा दे रहे हैं। तो कानून से लोगों को अवगत कराना किसकी ड्यूटी है? सरकारों की है, जो आज की सरकारें नहीं करती है। जबकि बैर एक्ट में चिल्ला चिल्ला के नए सारे एक्ट में लिखा जाता है पब्लिसाइज दी एक्ट, पब्लिसाइज दी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पब्लिसाइज करो, बाकी कोई भी सेमिनार करो, कैंप लगाओ, लीगल एड कैंप लगाओ, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। पर उस वक्त की अंग्रेज सरकार को इतनी बुद्धि थी और उन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को इस कानून के अधीन, आप कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो पहले रूल बताएंगे या पहले गेम चालू कर दें, फिर क्या है कि बाहर जाते हैं तो आउट था? पहले बताओगे ना। तो आप तो क्या दे रहे हो, किसी की अधिकारों को जेल में डाल दोगे, क्या होगा? स्वतंत्रता अधिकार से वंचित कर रहे हो। तो उसे पहले पता तो होना चाहिए कानून क्या है, जिसके अधीन मेरे साथ क्या हो सकता है या मुझे क्या क्या नहीं करना है। तो लोगों तक इसका क्या किया गया? वाइड लेवल पे प्रचार प्रसार किया गया और इसी के कारण इस अधिनियम की बहुत ही प्रशंसा भी हुई, बहुत ही शानदार, लोगों द्वारा भी सराहा गया, अथॉरिटीज़ तक भी इसे पहुंचाया गया। और इसे 1 मई 1861 को लागू ना करते हुए कब किया? 1 जनवरी 1862 कि 1862 के पहले ही दिन हम क्या कर देंगे, इसे लागू कर देंगे। खूब सारा टाइम मिल गया लोगों को समझने में, जानने में, पढ़ने में। तो ये कब लागू है? 1 जनवरी 1862। ये है हमारे आईपीसी की एक समराइज, ज़्यादा डिटेल में जाने की तो अपने आवश्यकता नहीं है। समराइज तरीके से देखें तो कारण क्या था आईपीसी लाने का और हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये धीरे 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 एक्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ये लागू हुआ। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, मिटा दूँ? लिख लेना ही है ना, काम है। अब हमारे पास क्या स्थिति आ गई है? संपूर्ण भारत के कोई भी लोग हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी रियासत के अधीन हो, सभी पे क्या लागू हो रहा है? इंडियन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जनरल पेनल कोड। एक तो सभी धर्मों, सभी समुदायों पे समान रूप से लागू होता है। सभी रियासतों पे ना तो टेरिटोरियल इस पे कोई बाउंडेशन थी सिवाय J&K को छोड़कर, और ना ही इस पे कोई सब्जेक्ट मैटर वाइज, ना ही कोई कम्युनिटी रिलीजन वाइज इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। ये प्योरली क्या था? सभी धर्मों पे, सभी लोगों पे समान रूप से लागू होने वाला कोड। चलें आगे, ठीक है। अब इस अधिनियम में है क्या क्या? टोटल कितने चैप्टर हैं बताओ भाई कोई? चैप्टर कितने हैं? सेक्शन कितने हैं? सर इतने सारे सेक्शन आपके जो कोर्स में है या जो भी मैंने आज तक पढ़े उनमें सबसे बड़ा अधिनियम यही है, 511 सेक्शन वाला, है ना। CRPC भी अच्छा वाला है, 484 है, परंतु इसमें आपके जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा इसी में धाराएं हैं, 511। इतना कुछ क्या लिखा सर इन्होंने? तात्कालिक समय में, उस समय में जितने भी अपराध बनते थे, सोचे जा सकते थे, बहुत ही और डिटेल के अंदर उन्होंने क्या किया, सभी पे रिसर्च करके सभी को एक जगह पे लिखा। उस समय होने वाले अपराधों में किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, एक भी
किसी अपराध को नहीं छोड़ा जो कि रह जाए लिखने में। क्लियर? साथ ही साथ कुछ जगह इन्होंने भावुकता भी हो गई इनकी। इन्होंने क्या किया, बहुत डिटेलिंग में चले गए, कुछ जगह बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, महिलाओं के खिलाफ अपराध आईपीसी में, ओरिजिनल आईपीसी में 3 ही। पहला 509 बिना छुए, विदाउट टच, महिला को बिना छुए। फिर आता है 354 छू दिया। और फिर आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रवेशन। बिना छुए कुछ भी। आप किसी महिला को कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो गलत, कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहे हो, कोई लैंगिक टिप्पणियां कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, कोई बॉडी पार्ट दिखा रहे हो, प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हो, 0 से लेके 100 तक बिना छुए होने वाली सभी चीजें कहाँ डाल दी? 500। सही है क्या? सोचिए, क्या सभी प्रकार एक ही अपराध है? एक महिला को सिर्फ कोई स्टेटमेंट बोलना, एक उसे नग्न नहा रही है और उसे आप देख रहे हो, दोनों अलग अलग कैटेगरी हो सकती थी, पर नहीं। छू के लैंगिक हास्य से टच करना, चाहे यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, और चाहे उसी महिला को नग्न करके रोडों पे घुमा दो। क्या एक समान है क्या? नहीं, बहुत अंतर है। यहाँ टच करना और पूरे भरे बाजार के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाना, रात दिन का अंतर है। इधर सेक्सुअल इंटरकोर्स में चाहे आपके प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस का इंसर्शन हो, चाहे अप्लाइंग ऑफ माउथ हो, चाहे इंसर्शन ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी और एनी अदर ऑब्जेक्ट, चाहे मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी को उस स्थिति में लाना कि रेप कारित किया जा सके, सभी एक ही सेक्शन में। क्या सब समान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर सबको कहाँ रखा? एक जगह। इसके कारण समझ से बाहर है, पता नहीं क्यों। आईपीसी छोटी तो नहीं है, या इनके पास जगह की तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई रेस्ट्रिक्शन थी या कमी थी। जैसा हम पहले भी विचार कर चुके इस बात पे, संपत्ति संबंधी अधिकार, अगर एक एग्जाम्पल लें, और भी बहुत सारे हैं, संपत्ति संबंधी जो अपराध है उसके संबंध में इन्होंने जो प्रावधान किए हैं, एक तो चोरी, अलग धारा। अगर निवास में चोरी, अलग धारा। देखो क्या कर रहे हैं, चीज ही तो उठा रहे हैं, चीज उठा ली, चोरी। घर में से उठाई, अलग धारा में चोरी। सेवक और लिपिक ने उठाई, अलग धारा में चोरी। जेब में चाकू लेके गए, फिर उठाई, अलग धारा में चोरी। पिस्टल चाकू दिखा दिया, अलग धारा में चोरी। यूज कर लिया, अलग धारा। धमकी दी यूज करने की, अलग धारा। 5 लोग मिलके वही चोरी की, अलग धारा। 5 लोग जिस वक्त चोरी कर रहे थे उस वक्त हथियार साथ में ले गए, अलग धारा। 5 लोग जिस वक्त चोरी कर रहे थे उस वक्त हत्या का प्रयास कर दिया, अलग धारा। घर के अंदर आप घुसे हो, अलग धारा। रात में घुसे हो, अलग धारा। हथियार लेके घुसे हो, अलग धारा। घातक हथियार लेके घुसे हो, अलग धारा। कुंडी खोल के घुसे हो, अलग धारा। खिड़की तोड़ के घुसे हो, अलग धारा। मालिक से छुप के घुसे हो, अलग धारा। मालिक से छुप के रात में घुसे हो, अलग धारा। मतलब इतना कोई चीज है, संपत्ति, ये पेन तोड़ रहे हो, अलग धारा। 10 रुपए से ज्यादा का सामान तोड़ रहे हो, अलग धारा। 50 से ज्यादा का तोड़ रहे हो, अलग धारा। क्या 10 में 50 में क्या अंतर है? सर उस वक्त होगा तो अब तो हटा दो।
तो लॉ मिनिस्टर हमारे से 1.5 किलोमीटर दूर ही बैठे हैं। हो सकता है कि संपत्ति संबंधी अपराध होने की अपॉर्चुनिटी उस वक्त ज़्यादा थी, अपॉर्चुनिटी भी और केसेस भी, अवसर भी ज़्यादा मिलते होंगे लोगों को, क्योंकि ये ताला सिस्टम वगैरह ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना पहले था, लोग इतना ध्यान रखते थे। हालांकि पुराने जो एंटिक ताले देखते हैं तो लगता है कि अभी से ज़्यादा ध्यान रखते थे, वो किसी खुलते ही नहीं है, यही नहीं पता लगता चाबी कहाँ लगेगी उनको। पर हो सकता है महिलाओं तक दूसरे व्यक्ति की पहुंच के साधन बहुत कम थे, इसीलिए हो सकता है इन्होंने महिलाओं के संबंधी अपराधों के बारे में इतना जिक्र भी नहीं किया। जितनी आसान पहुंच महिलाओं तक अब ही है। आपने अभी अखबार के अंदर एक फोटो देखी, ये महिला टॉपर हुई है, हाथों हाथ गूगल पे सर्च किया, गूगल पे क्या नेट इंस्टा कहीं पे सर्च किया, नाम आ गई। स्कूटी पे लड़की जा रही है, नंबर सर्च किए, एड्रेस पूरा आ गया। उस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के घरों की महिलाओं को जानते थे, ये हाईएस्ट था। आज यहां बैठा आदमी तमिलनाडु में किसी बच्ची से बात कर रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जानता है, जान ही नहीं सकता था वो, कभी देख भी ले तो यही बड़ी बात है। और अभी आप युगांडा में कोई महिला बैठी है, यहां से चैट करो, कौन मना कर रहा है? तो हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं कि, और तो क्योंकि हम बुराई तो कर ही नहीं सकते आईपीसी की, क्योंकि बहुत ही शानदार लिखा है, कुछ एक धाराएं हो सकता है आज के संबंध में इतनी सही नहीं है। एक साल की सजा, चाहे कुछ भी करो, ओरिजिनल बता रहा, अभी की नहीं बता रहा, ओरिजिनल में कितनी? 3 साल हाईएस्ट, चाहे आप टच कर रहे हो, चाहे आप निवस्त्र घुमा रहे हो, कुछ भी करो आप, छू के सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, बाकी छू के आप भले प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहे हो, चाहे कहीं हाथ पे मुंह पे टच कर रहे हो, सबके सेम 3 साल तक की सजा। यहाँ सबका सेम, जबकि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? एक कैटेगरी नहीं है, ये तो अभी भी चेंज होना चाहिए 376। तो इनके लिए तो व्यवस्था कर दी 354 में, 2013 में 354 A B C D सब जोड़ दी, वो तो पढ़ा ही है। 354 इसकी सजा बढ़ा दी, 3 से अब 5 साल कर दी। 354 A जोड़ दिया, सेक्सुअल हरेसमेंट अगर आप करते हो किसी तरीके से महिला के साथ, 354 A। निवस्त्र घुमाते हो, निवस्त्र करते हो महिला को, 354 B। किसी प्राइवेट अवस्था में महिला को देखते हो, C वॉयरिज्म, दृश्य रतिकता, और अगर पीछा करते हो, D स्टॉकिंग। सबका अलग प्रावधान। अब वो नहीं रहा कि छू के चाहे कुछ भी करो, अलग अलग कैटेगरी, बिना छुए के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी। यहाँ अभी तक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आज मैं बात कर रहा हूँ तो हिम्मत करके ही बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वैसा भी रेप की अलग अलग कैटेगरी है, आप सभी को सेम सजा क्यों दे रहे हो? तो लोग तो क्या कहेंगे कि रेप तो एक घिनौना अपराध है, सभी को मिलनी ही चाहिए सजा। अरे तो बाबा सजा दो, कौन मना कर रहा है, पर कैटेगरी तो अलग है। अप्लाइंग ऑफ माउथ और इंसर्शन ऑफ पेनिस इज द सेम थिंग। मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी एज टू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द सेम थिंग। एक ही धारा में है। अगर किसी ने मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी किया है तो भी क्या कहेंगे, इसने 376 का अपराध किया है। और उसने धीरे धीरे चेंज किया ना, आपने ग्रीवियस में तो चेंज किया ना, गैंग रेप हो रहा है तो अलग किया ना, रेप से नहीं किया क्या? कस्टोडियन रेप को अलग किया या नहीं किया? कस्टडी के लोग अगर रेप कर रहे हैं तो बार बार रेप कर रहा है, अलग की ना धारा। 12 साल से कम के साथ रेप हो रहा है, 16 सबसे अलग। ग्रीवियस में अलग कर रहे हो तो इसको भी तो अलग करो। अगर मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी और इंसर्शन ऑफ पेनिस अगर सेम थिंग है तो अटेम्प्ट टू रेप फिर क्या है? मैं किसी महिला को रेप की पोजीशन में ला रहा हूं, अगर वो रेप है तो फिर अटेम्प्ट टू रेप क्या है?
बात करेंगे जब जब जो सेक्शन आएंगे उनके बारे में डिटेल में कि क्या कमियां हैं। अभी के संबंध में हम ये बात कर रहे हैं कि आईपीसी के अंदर विस्तृत उस समय के अपराधों के बारे में चर्चा की, और बहुत ही तरीके से, ऐसा नहीं कि मन में आया वैसे कर दिया, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। उस वक्त जो उन्हें लगता था ये ग्रीवियस है, सुनिएगा, उस वक्त जो उन्हें सबसे गंभीर प्रकृति के अपराध लगते थे वो उन्होंने सबसे पहले लिखे। अभी बात करेंगे जब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। आइए कर ही लेते हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, 3 और जोड़े गए। चैप्टर 5A, 9A, 20A। 5A, 9A और 20। अभी बात कर लेंगे क्या है। अभी आप सबका काम रहेगा फोकस करें, चैप्टर्स क्या है। जिसको ये समझ आ गए चैप्टर किस लिए है, क्या लिखा है चैप्टर में, वो आईपीसी पढ़ने में चूकेगा नहीं, समझने में। इसीलिए फर्स्ट क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम 3 भाग में इसे बांट देते हैं आईपीसी को। एक तो इंट्रोडक्टरी प्रोविजन, क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, किससे, आईपीसी से, इसमें काम आने वाले वर्ड से, जो पनिशमेंट्स हैं उनसे। दूसरा डिफेंसिव प्रोविजन, दूसरा क्या लिखेंगे, थर्ड वन इज पेनल प्रोविजन। चैप्टर 1 to 3, 1 2 3 नहीं, 1 से 3 वाला 1 2 3। हाँ, ये भी बंद है, वो भी बंद कर दो, सब बंद। हाँ कर दो तो बंद। प्रिया जी का पर्सनल रिमोट था ना, वो कहाँ गया। चैप्टर 4 डिफेंसिव प्रोविजन में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4। समझना है ना, दौड़ना नहीं है हमें, किसी को भी नहीं समझ आए कहीं भी रोक लेना। चैप्टर 5 to लास्ट क्या है, बोलना पड़ेगा साथ में, 23 है ना। नाम से समझ लीजिए पहले तो। आईपीसी 3 भागों में हमने विभक्त की है, हमने की है नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन दे रहा है पहले तो आईपीसी। किसका इंट्रोडक्शन, पहले तो खुद का ही देगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ कहाँ लागू हूँ, किन किन पे लागू हूँ, किन किन पे नहीं। बताएगा ही नहीं कि मैं भारत पे लागू हूँ, भारत के लोगों पे लागू हूँ, भारत के लोग बाहर चल जाए तो उन पे भी लागू हूँ, भारत के लोग बाहर के लोग भारत आ जाए तो उन पे भी लागू हूँ। बताना पड़ेगा या नहीं, ये सारी बातें कहाँ बता रहा है। कोई अन्य स्पेशल लॉ बना दे तो फिर उस पर लागू नहीं, कहीं का लोकल लॉ स्पेशल है तो उस पर लागू नहीं। चैप्टर 1 क्या है सर, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोड। किसका इंट्रोडक्शन, इस संहिता का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोड। इसी में ही सेक्शन 1 से लेके 5 तक क्या कहता है, मुझे आप क्या बुला सकते हो, मैं कहाँ कहाँ लागू हूँ, किन किन लोगों पे लागू हूँ, किन किन पे लागू नहीं हूँ, कब से लागू हूँ, सारी बातें ये बता दें। क्लियर। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स यूज इन दिस कोड। इस संहिता में कुछ वर्ड यूज हुए होंगे, उन वर्ड्स का अर्थ या तो हम जानते ही नहीं, पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ वर्ड कैसे आएंगे, जिनका अर्थ हम या तो हम जानते ही नहीं। 2 प्रकार के वर्ड आते हैं, डेफिनेशन क्लोज, किसी भी एक्ट का पढ़ लो। यहाँ डेफिनेशन क्लोज नहीं हो के पूरा एक चैप्टर है। 2 प्रकार के वर्ड्स आएंगे, एक तो जिनका अर्थ हम जानते ही नहीं, कभी सुना ही नहीं कि ये कौन है, और दूसरा वर्ड रोज सुनते हैं पर उसका अर्थ हम कुछ और जानते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हम गलत जानते हैं, हम सही जानते होंगे, पर संहिता में उस वर्ड का अर्थ कुछ और ही होगा। लाइक इस संहिता में एक वर्ड है लाइफ,
क्या वर्ड है? लाइफ। लाइफ को डिफाइन किया है। आप क्या जानते हैं लाइफ से? किसी का भी जीवन। पर इस संहिता के अनुसार जीवन का अर्थ केवल मनुष्य जीवन से है। ऐसा क्यों बोलना पड़ा? ये कहता है कि मर्डर, जब एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो वो हत्या किसकी? मनुष्य की। किसी जानवर को मार दे तो 302 लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो इसलिए इनको बताना पड़ा कि हम अगर यहाँ जीवन कहें तो जीवन मानव जीवन, मृत्यु कहें तो जीवन मृत्यु किसकी? मानव की मृत्यु। तो ऐसा नहीं है आप वर्ड का अर्थ गलत समझते हैं, आप तो सही समझते हैं, पर इस एक्ट के संदर्भ में वो वर्ड का अर्थ हम बताते हैं, जो एक्ट बता रहा है वही ध्यान रखना है, तभी एक्ट समझ आएगा, वरना नहीं। तो पहला चैप्टर बोलो भाई, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? इस कोड का। क्या बताया होगा? मैं कौन, कहाँ लागू होता हूँ, कहाँ लागू नहीं होता हूँ, बस इतना सा। सेकंड, वो वर्ड्स जो इस एक्ट में हमने यूज किए, वर्ड्स टर्म्स जो यूज की है, जिसका आपको, जैसे ही का अर्थ आप क्या जानते हैं? मेल। मेल जानते हैं ना, मेल को डिनोट करता है। पर आईपीसी में कहीं ही लिखा हो तो ही और सी दोनों अर्थ है। क्यों सर? हर डेफिनेशन में ये थोड़ी लिखेगा कि जिसने मर्डर किया है ही शैल बी पनिश्ड एंड सी शैल बी पनिश्ड। ही स्लैश सी हर जगह लिखना पड़ेगा क्या? फिर तो ही, हिज, हिम का अर्थ आपको क्या मानना है? सी, हर भी मानना है इस एक्ट को पढ़ने वक्त। आप गलत हो क्या? ही का मतलब सी होता है क्या? नहीं, आप सही हो, पर इस एक्ट को पढ़ना है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? ही मीन्स ही एंड सी बोथ। क्लियर? ये लिखा होगा। थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ पनिशमेंट। किसका इंट्रोडक्शन? पनिशमेंट कितने प्रकार के? डेथ, कैपिटल पनिशमेंट जिसे बोलते हैं, डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट। LI लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। पहले ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, देश निकाला नाम सुना होगा आपने, अब वो नहीं होता, वो हटा दिया गया। इम्प्रिजनमेंट रिगोरियस और सिंपल, कठोर और सादा। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। और लास्ट फाइन। ये पनिशमेंट के प्रकार भी इन्होंने बताए और कैसे कैसे देने हैं ये भी यही बताता है। क्लियर? तो पहला चैप्टर बोलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोड। हिंदी वाले हिंदी में ही बोले, इस संहिता का परिचय। सेकेंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन दिस कोड। उन शब्दों का या उन पदावलियों का अर्थ जो इस अधिनियम में, इस संहिता में प्रयुक्त किए गए हैं। और लास्ट वन पनिशमेंट, अपराध नहीं, दंडों का परिचय। अपराध तो ऑफेंस को बोलते हैं सर। चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट है इंट्रोडक्शन का। सेकंड वन इज डिफेंसिव प्रोडक्ट। डिफेंसिव मतलब आपको जो डिफेंस मौजूद मिलती है। एक डॉक्टर ने इलाज किया, इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, क्या आप उसे मर्डर में सजा देंगे? क्यों नहीं दोगे? मर्डर की डेफिनेशन में तो वो आता है। मर्डर की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा गुड फेथ फलाना ढिगड़। मर्डर की डेफिनेशन में मेंस एरिया में खुद प्रोवाइडेड है, या तो इंटेंशन या नॉलेज। डॉक्टर्स को पता होता है ऐसे केस के अंदर कि नॉलेज तो होता है, इंटेंशन तो नहीं है मारने का, पर नॉलेज तो है कि वो मर सकता है। फॉर्म भरवाते हैं ना पहले। कोई भी शल्य चिकित्सा मान लो, सर्जरी मान लो, ट्रॉमा के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर में होती है, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जाते ही डॉक्टर पता है मर सकता है, पर क्या वो इलाज नहीं करता? नॉलेज होते हुए उसने वो कार्य किया और कार्य ऑपरेशन करते दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या डॉक्टर लायबल है? नहीं। क्यों नहीं है? चैप्टर 4। आप कोई काम कर रहे हैं एकदम परफेक्टली, एक्सीडेंट से किसी के लग जाती है या मृत्यु हो जाती है, क्या आप पनिशेबल होंगे? नहीं। एक आर्मी वाला आर्मी के ऑफिसर के कहने पे किसी को गोली मार देता है, किसी आतंकवादी को, मर्डर नहीं है क्या वो? पर क्या वो पनिशेबल है? मर्डर तो है, इंटेंशन टू किल। एक जल्लाद है जो जज साहब के कहने पे
मर्डर नहीं है क्या, इंटेंशन टू किल नहीं है क्या, मारने के लिए खींचा है लीवर, परंतु क्या वो पनिशेबल है? क्यों नहीं है? ड्यूटी बता दिया गया है कि ऐसा करना ड्यूटी किसी को करंट लग रहा है, बचाने के लिए लाठी से जोर से खींच के मारते हो, फिल्मों में देखा होगा ना, लाठी से करंट छुड़वाते हैं, तो वो क्या करंट छूटते हैं, आप पे केस करा दे, मुकदमा करा दे हर्ट का, व्हाई नॉट? समझ रहे हो? तो कुछ आईपीसी ने डिफेंसिव प्रावधान भी किए गए हैं कि भले ही आप पेनल प्रोविजन में कहीं भी आते हो, सिर्फ आईपीसी में नहीं, ये जनरल एक्सेप्शन सिर्फ आईपीसी के नहीं है, भारत की संपूर्ण विधियों के, इसीलिए इसको आईपीसी की जगह हम क्या बोल रहे हैं, जनरल पिनल कोड बोल रहे हैं, कि ये डिफेंसिव प्रोविजन सिर्फ आईपीसी के नहीं है, भारत का कोई भी कानून होगा ना, उसमें डिफेंस ये वाले आईपीसी वाले लग सकते हैं। कोई आपको मर्डर करने आया है, आप अपने बचाने के लिए उसे पकड़ के कूट लेते हो, बांध देते हो, क्या सजा नहीं है? क्यों नहीं है? प्राइवेट डिफेंस है। और किसने छूट दी आपको प्राइवेट डिफेंस करने की? चैप्टर। समझ रहे हैं? किसी भी पेनल प्रोविजन से आपको बचना है, बचने का तरीका क्या है? कोई पागल है ये जो खींच के थाप मार देता है, केस हो जाएगा पागल पे? नहीं होगा। क्यों? समझने में असमर्थ व्यक्ति है, उसे काहे की सजा दोगे? वो तो सजा को भी नहीं समझेगा। एक बच्चा है, खेल खेल में 2-3 साल का बच्चा है, 3 या 4 साल का बच्चा है, हाथ में पिस्टल लग गई, रियल वाली गोली मार दी अपने ही बाप को, सजा दे दोगे? कोई सजा नहीं है। अपने द्वारा करने वाले कृत्य उससे निकलने वाले परिणाम को समझने में असक्षम। कहाँ लिखी है ये बातें सारी की सारी? चैप्टर 4। समझ आ रहा है? चैप्टर 4 में आप क्या पढ़ोगे? टोटली डिफेंसिव प्रोविजन जितने भी हमारे लॉ में हमें मिलते हैं वो सारे कहाँ हैं? चैप्टर 4। क्लियर? याद करो। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोड, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स एंड टर्म्स यूज्ड इन दिस कोड, चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ पनिशमेंट। इंट्रो हो गया, आगे चलिए। डिफेंसिव प्रोविजन एक ही चैप्टर, चैप्टर 4। क्लियर? सेक्शन 7 लिखता चलूँ क्या? बाद में लिख दूंगा, एक बार पूरा कर लेते। फिर आता है आपके पेनल प्रोविजंस। कैसे प्रावधान? जिनके लिए आईपीसी बना, इनके लिए बना क्या आईपीसी? आपको समझाने के लिए, इंट्रोडक्शन अपना देने के लिए बना है, या आपको बचाने के लिए बना है? एक्चुअल में आईपीसी तो किस लिए बना है? पनिश करने के लिए, पेनल प्रोविजंस के लिए। क्लियर? इसको भी 2 भागों में बांट लो। कुछ ऑफेंस होते हैं जिन्हें इनकोएट बोलते हैं, नाम सुना है? अरे मोदी वालों तो बोलो, व्हाट इज इनकोइट? लिख भी दिया। इनकम्प्लीट, विदाउट रिजल्ट, इनकोइट। कोइट मतलब कंप्लीट, इनकोइट मतलब इनकम्प्लीट। कुछ अपराध ये हैं जो कर तो रहे हैं हम, पर उनका रिजल्ट नहीं है, फिर भी वो पनिशेबल है। अटेम्प्ट, वेरी गुड। अटेम्प्ट क्या है? आपकी तरफ से तो आप तैयार हैं, हुआ नहीं, बस आपने अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दिया, बस नहीं हुआ, आपने गोली चलाई, अगले को मारने के लिए चलाई, इंटेंशन से चलाई, बस वो मरा नहीं। मर जाता तो डेथ, मर्डर में आते, नहीं मरा तो अटेम्प्ट टू मर्डर। पर आपने कुछ किया क्या? किसी की एक खरोंच भी आई क्या? तो भी पनिश क्यों कर रहे हो? फिर नहीं करें क्या? सोचो। सर उसका दिमाग दूसरे काम के लिए चल रहा था, जाना तो वही था। ठीक है, लॉ एक चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ से जो समझ आने वाली चीज़ है इनकोइट और कोइट से, कि लॉ रिजल्ट को कभी पनिश नहीं कर रहा है, मेंस रिया को पनिश कर रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी गिल्टी माइंड को पनिश कर रहा है। लाइक अभी 2 सेकंड पहले हमने बात की थी कि डॉक्टर इलाज करता है, उससे कोई मर जाता है, रिजल्ट तो क्या है? डेथ है, परंतु क्या पनिश हो रहा है? नहीं समझे? तो लॉ किसको पनिश कर रहा है? रिजल्ट को कर रहा है क्या? गिल्टी माइंड को।
आप गलत हैं तो आपका मानसिक स्थिति है वो काम करने की। तो एक बच्चे ने बंदूक चलाई, अभी अभी मैंने बोला, पिताजी मर गए, बच्चा पनिश किया जा रहा है? नहीं, क्यों? पिता मर गया, रिजल्ट तो क्या है? डेथ है। परंतु एक एक्सीडेंट से किसी को लग गई, आप कुल्हाड़ी से कुछ काट रहे हैं, कुल्हाड़ी का वो आगे वाला निकला और पास में जो आदमी खड़ा था उसका माथा खुल गया, ऑन द स्पॉट गए भगवान के पास, जय श्री राम। रिजल्ट तो क्या है? पर पनिशमेंट 0। और यहीं दूसरी तरफ आइए, मैंने आपको जान से मारने के लिए गोली चलाई, पर वो गोली आप थोड़े से झुक गए और गोली ऊपर से निकल गई। एक बिल्कुल भी टच हुई, बिल्कुल भी खरोंच, पर सजा नहीं मिलेगी क्या? 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो सजा या लॉ को ये जानने के लिए आवश्यक है कि लॉ किस चीज के लिए बन रहा है। लॉ इसलिए नहीं बन रहा है, लॉ रिजल्ट के लिए नहीं बन रहा है। मरते तो हजारों लोग होंगे आप, चोटें आपको भी लगती होगी, बस में ही ब्रेक लगा, एकदम से गिर गए, लग गई, पनिश करवा दोगे क्या उसको? धक्का लग गया पीछे खड़े आदमी से, पनिश करवा दोगे क्या आप? लॉ रिजल्ट को पनिश नहीं कर रहा, लॉ किसे कर रहा है? गिल्टी माइंड को। समझ आ रही है ना बात ये? तो वो सारे कार्य जो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, जो अपराध की श्रेणी में आते, अगर मुकाम तक पहुंचते तो उन्हें भी पनिश किया गया। अगर इन्हें पनिश नहीं करते तो, रिजल्ट के भरोसे बैठे रहते तो वो आदमी फिर से वही प्रयास करता जिसमें वो असफल रह गया। आपकी तरफ से तो वो गोली लग भी जाती तो भी आपका सेम ही रोल था, वो गोली पास से निकल गई तो भी आपका सेम रोल है, वो छू के निकल गई तो भी आपकी तरफ से तो क्या है? आप तो कर चुके, आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, रिजल्ट के कारण सजा कम ज्यादा हो सकती है। अगर वो छू जाती, लगती तो सजा अलग, लगी नहीं तो सजा अलग, और लगने से वो मर जाता तो सजा अलग। रिजल्ट से सजा का ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम रिजल्ट को ही पनिश करते हैं। अबेटमेंट नाम सुना है किसी ने? क्या होता है? दुष्प्रेरण। मैंने भाई साहब को उकसाया कि इनको सल्टाओ, मार दो जान से, कान भरे इनके। इन्होंने इससे सुना और इससे निकाल दिया। क्या मैंने कोई अपराध किया? क्या इन्होंने कोई अपराध किया? नहीं। क्या मैंने कोई अपराध किया? हाँ, क्या ये इनको मार भी देते तो भी मेरा रोल तो इतना ही था, मेरे को इनको कहना। इन्होंने नहीं मारा तो भी मैं तो अपना काम कर चुका, मेरे को तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, रिजल्ट से कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये इनको मार देते तो मेरी सजा ज्यादा होती, और अगर इन्होंने एक कान से सुना और निकाल दिया तो सजा तो मिलेगी पर कम मिलेगी, सजा इसमें भी मिलेगी। क्लियर? तो इनकोएट में क्या क्या आता है? चैप्टर 5 क्या है? अबेटमेंट, जो अभी अभी एग्जाम्पल दिया। चैप्टर 5A क्या है सर? क्रिमिनल, यहाँ छोटा छोटा लिख लो, अबेटमेंट, क्रिमिनल, आपराधिक षड्यंत्र। ये क्या होता है सर? दो जने मिलके किसी अपराध करने के लिए एग्री होते हैं, दैट इज, ये ओरिजिनल नहीं है, दिख रहा होगा आपको। ओरिजिनल निर्माताओं ने इसे क्या नहीं बनाया? अपराध नहीं बनाया था, पर बाद में अमेंड करके 5A जोड़ा गया, आपराधिक षड्यंत्र। दो व्यक्ति मिलके किसी भी प्रकार के अपराध को करने के लिए क्या होते हैं? एग्री होते हैं, तो दैट इज आपराधिक षड्यंत्र। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको भी पनिश किया गया। अपराध किया नहीं, अपराध करने की केवल क्या की? अरे ये तो वो चीज़ है जो हम रोज करते रहते हैं बैठे बैठे, मजाक मजाक में ही बैंक के डाका डाल लेते हैं, बस गिल्टी माइंड नहीं करते, नहीं है मार या थप्पड़ खींच के मार दे, क्या है रे मैं संभाल लूंगा। अबेटमेंट, ये सभी अपराध की श्रेणी में आने वाली चीजें हैं, पर इनका रिजल्ट भले ही नहीं हो ये अपराध में। इनकोएट का मतलब तो समझ गए? विदाउट रिजल्ट। अबेटमेंट भले ही इन्होंने, ये विद रिजल्ट भी हो सकते हैं,
विदाउट रिजल्ट कह रहा हूँ, मैंने इनको कहा उनको मारिया हो, उन्होंने नहीं मारा, तब भी पनिशेबल है, इसलिए कह रहा हूँ विदाउट रिजल्ट। विद भी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हम दोनों ने काम डकैती करेंगे, आपस में एग्री हुए, डकैती तो चलो डकैती के लिए तो अलग से पनिशेबल है, प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। हमने काम चोरी करेंगे दो लोग मिलके, की नहीं, कहाँ जाएगा पनिशेबल? ये क्या कर रहा है सर, इससे फायदा क्या हो रहा है? पहले रोक रहा है, और ये तो अच्छे प्रावधान है। किसी को लगे कि सर बिना किसी के कोई नुकसान हुए आप क्यों सजा दे रहे हो, आपने तो अपनी तरफ से प्रयास कर लिए ना, आपको फिर से मौका दे बाहर छोड़ के कि आप फिर से वो तैयारी करो और वैसा काम करो। ये प्रिवेंटिव प्रावधान हो गए कि अपराध होने से पहले ही रोक लो उन्हें। और क्या है सर, लास्ट चैप्टर क्या है हमारा 23, क्या है? अभी अभी बोला ना, अटेम्प्ट। चैप्टर 23 क्या है? अटेम्प्ट, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, प्रयास, किसी भी चीज का प्रयास। ये भी क्या है? हुआ नहीं, मैंने जान से मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया, तो भी क्या है? पनिशेबल है, विदाउट रिजल्ट भी पनिशेबल। इसके अलावा 3 धाराएं और लिख लो, सेक्शन 122, 126, 399। क्या है सर ये? प्रिपरेशन। क्या है? किसी अपराध को करने की 4 स्टेज में आप पढ़ोगे अपराध को, क्या क्या होती है। एक तो अपराध मन में आना, इंटेंशन में आना, आशय दिमाग में आना। क्या पनिशेबल होता है क्या? मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ साड़ों को मार दूँ जान से, जैसे आपके लिए भी सोच रहा हूँ, कार्य नहीं भर रहे तो नहीं, पर क्या पनिशेबल है ये? नहीं है भाई, नहीं है। फिर मैं उस अपराध को करने के लिए तैयारी कर लूँ, साधारणतः प्रिपरेशन कोई पनिशमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रिपरेशन में एक दिक्कत है कि कभी भी आदमी का मन बदल सकता है, इसलिए प्रिपरेशन कभी भी पनिशेबल नहीं है। मैं जहर ले तो आया, पर देने से पहले हो सकता है कि मेरा मन बदल जाए, तो इसलिए पनिशमेंट साधारणतः क्या नहीं है? पनिशेबल। प्रिपरेशन साधारणतः क्या नहीं है? पनिशेबल नहीं। केवल 3 ही सेक्शन है। देश के विरुद्ध अपराध, युद्ध करने वाले हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वो पनिश किया जाएगा। मैत्रिक देश के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो या लूट करने का सोच रहे हो, वो पनिश किया जाएगा, तैयारी भी। और डकैती की तैयारी भी पनिश। ये 3 ही प्रिपरेशन है जिन्हें पनिश किया जाता है, उसके अलावा प्रिपरेशन साधारणतः पनिशेबल नहीं। तीसरी स्टेज क्या आती है? अटेम्प्ट। वो तो खुद फेक करेंसी की मशीन खरीदना इज आल्सो एन ऑफेंस, समझ गए? अभी आप जब पढ़ोगे करेंसी 489 A B C D E, तो वो जो पार्ट वो जो है ना, मशीनरी लाना खरीदना इज आल्सो ऑफेंस, उसको रखना इज आल्सो ऑफेंस। फेक करेंसी तो ऑफेंस है ही, वो खुद भी ऑफेंस है, खुद को बना दिया ऑफेंस। उसकी मशीनरी लाने की तैयारी करना इज नॉट एन ऑफेंस। मशीनरी ले आए, दैट इज तो खुद ही, उसको तो खुद ने डिक्लेयर कर रखा ऑफेंस, यानी उस अपराध की तैयारी, यानी उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो वो क्या नहीं है? अपराध नहीं। 3 ही प्रिपरेशन आईपीसी के अंदर क्या है? पनिशेबल है, उसके अलावा कोई प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। एकदम क्लियर हो जाओ। चलें आगे। फिर आता है 3rd स्टेज, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तो हमने देखा अभी, पनिशेबल है या नहीं। और लास्ट कमीशन, अगर अपराध कर ही देते हो तो वो तो पनिशेबल, यानी मन में आना पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन साधारणतः पनिशेबल नहीं है, 3 अपवाद है। अटेम्प्ट साधारणतः पनिशेबल है, ठीक है, और कमीशन हमेशा ही पनिशेबल। चलें आगे। दैट इज अटेम्प्ट, दैट इज अटेम्प्ट। तैयारी करना और अटेम्प्ट और कमीशन, तीनों में 3 लाइन है। कहाँ डाला हुआ पड़ा है? कप में तो वो सर्वी हो गया ना। हाँ, वो प्रिपरेशन तक ही आएगा। हाँ, क्योंकि उसका कभी भी मन बदल सकता है। अटेम्प्ट में दिक्कत क्या है कि आपने अपनी तरफ से कर दिया है, आपने जितना आपका
हो सकता था ना उस कार्य को करने के लिए, वो सब कर दिया, दैट इज अटेम्प्ट। जैसे मैं उसको जहर अगर देना होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, उसके सामने ले जाके वैसा पी लो, यही कर सकता था। ये अटेम्प्ट हो गया, उसने नहीं पिया, गिर गया, डुल गया, जो भी हो गया। प्रिपरेशन के अंदर मैं अभी मेरे हक से बाकी है चीज़ें करना उस कार्य को करने के लिए, दैट इज प्रिपरेशन। वो तब तक प्रिपरेशन में रहेगी जब तक मैं उस चीज़ को बदल सकता हूँ। वो सारी चीज़ें तब तक, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक महिला अपने बच्चों को लेकर गोद में लेकर आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ रही है। वो जब दौड़ने लगी वहीं पे किसी आदमी ने उसे पकड़ लिया, क्या उसे अटेम्प्ट टू सुसाइड में पनिश किया जाएगा? क्यों नहीं? कुएं तक पहुंचने से पहले कभी भी मन वो कूद जाती फिर बच जाती तो अटेम्प्ट टू सुसाइड होता। समझ रहे हैं? ये एक छोटी सी एकदम थिन लाइन है। बच्चे तो यहाँ, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दिया तो आप सच पकड़ लिए, वरना आप भी क्या लिखते कि अटेम्प्ट है सर, क्योंकि वो क्या हो गई, बच्चों को लेके कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। ये सोचते ही बच्चा क्या बोलता है, अटेम्प्ट हो गया। अटेम्प्ट नहीं है। अटेम्प्ट का अर्थ तो क्या हो गया, आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो सब कर दिया। किसी आउट ऑफ योर कंट्रोल कोई ऐसी चीज थी जिसके कारण वो अपराध नहीं हुआ। मैंने बंदूक तानी, अभी तक प्रिपरेशन है, चला दी, फिर वो बच गया, दैट इज। मैंने ट्रिगर दबा दिया, उसमें गोली निकली नहीं, दैट इज अटेम्प्ट। समझ रहे हैं? आप अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, आपके कंट्रोल से बाहर की किसी परिस्थिति के कारण वो कार्य नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट। आपकी तरफ से अभी कुछ होना बाकी है तो वो सारा का सारा प्रिपरेशन में ही रह जाए, और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं। क्लियर? हाँ, वो बंदूक तानी वो अटेम्प्ट में नहीं आएगा, पर बंदूक तानना भी एक अपराध है, बंदूक रखना भी एक अपराध है, वो अलग चीज होगी। चले आगे। फिर आता है कोइट। कोइट क्या होते हैं सर? पूर्ण अपराध, कंप्लीट, जिनमें रिजल्ट हो। रिजल्ट मतलब अभी अभी जो बच गया यहाँ लिख दो। कौन कौन से बच गए? चैप्टर 6 to 22। इधर देखो ना, इन कोइट में पहला चैप्टर, आखिरी चैप्टर, तो 5वां भी इधर है, 23वां भी इधर है, तो बीच का निकाल लो। 5 और 23 के बीच में क्या बच गए? कुछ सेक्शन है जो अलग से हैं, वो अलग से लिख दिए हमने इनकोइट में जो आता है। ये याद रखने, इनकोइट ऑफेंस सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकोइट ऑफेंस? अपूर्ण अपराधों से आप क्या समझते हैं और कहाँ कहाँ है, बता सकते हो? चैप्टर 5 अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, और चैप्टर 23 अटेम्प्ट, प्रयत्न, प्रयास, और साथ ही साथ तैयारी। कौन सी तैयारी? 3 ही धारा में, 122, 126 और 399। चले आगे। कोइट के अंदर अब आप आई है 6 से 22, इसे भी 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ऐसे अपराध जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, कुछ अगर आपने पहले लॉ पढ़ रखा है, क्रिमिनल लॉ पढ़ रखा है, तो आपको ये बात तो पहले से तय है कि अपराध जितने भी होते हैं वो सरकार के विरुद्ध होते हैं। पता है आपको ये बात? पता है कि नहीं पता? ये कौन सा नाड़ हिला रहे हो, कौन सा? जो भी क्रिमिनल केस होते हैं आपने देखा होगा, अगेंस्ट स्टेट ऑफ स्टेट लिखे होते हैं, लिखा होता है ना, वर्सेज। सिविल के भी अंदर हालांकि सेक्शन 79 के अंदर प्रावधान है कि सरकार के विरुद्ध ही सिविल मामला है तो सरकार का नाम लिखेंगे, अन्यथा मामला है मेरे और इनके बीच झगड़ा है तो मेरा नाम होगा, वर्सेज में इन्हीं का नाम होगा, होगा या नहीं? एक्स वर्सेज वाई होगा सिविल में तो। परंतु अगर मेरे ऊपर आपने हमला किया तो जो केस होगा ना वो सरकार वर्सेज एक्यूज होगा। नहीं समझ रहे? एक्स नाम का व्यक्ति है, वाई की जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है? केस जो एक्स कराएगा, नाम क्या होगा केस का? एक्स वर्सेस वाई।
इतने भद्दे सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला मैं। वर्सेस क्या होता है यार, हद हो गई। दोनों के ये इसके अगेंस्ट है, दैट इज वर्सेस। लेकिन शब्द है वर्सेस जिसका अर्थ होता है विरुद्ध। खतरनाक आदमी है यार आप। चलिए इधर देखिए, यही एक्स ने वाई को पीटा तो केस पता है कैसे होगा? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एक्स। आपने जो अपराध किए हैं वो ये माना जाता है सरकार के विरुद्ध किया है, किसी व्यक्ति विरुद्ध नहीं किया। क्यों ऐसा सर? वेरी गुड। क्रिमिनल लॉ में सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरे हितों का प्रोटेक्शन करें, मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, मेरी सम्मान का संरक्षण करें। मैं यहाँ इस देश का नागरिक हूँ, इस देश में संविधान बना है, संविधान के पीछे का उद्देश्य ही क्या है? मेरे एफआर को प्रोटेक्ट करना। वही मेरे एफआर ब्रीच हो रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार। तो जब भी कोई केस होगा, वो आप कोई अपराध करते हो तो वो अपराध किसके विरुद्ध कर रहे हो? आप किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, वो किसके विरुद्ध है? कहा जाता है कि वो सरकार के विरुद्ध है। क्यों? सरकार की। क्रिमिनल केस में आपको वकील भी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है ना। कोर्ट फीस देनी पड़ती है क्या आपको? वकील की फीस, तो समन वारंट वो इश्यू होते हैं उनकी, एक्यूज जेल जाता है उसकी। यही सिविल में आओ, कोर्ट जाना है तो फीस, कोर्ट फीस, वकील की फीस, समन वारंट की फीस, सामने वाले को जेल भी भेजा वो सब्सिस्टेंस अलाउंस, उसका जीवन निर्वाह भत्ता, वो सामने वाला जेल बैठा है तो भी आप ही के पैसे लग रहे हैं। मान लो भट्टराज जी मेरे पैसे खा गए, मैंने केस किया तो मेरे को पैसे देने, समन वारंट सब इश्यू है तो मेरे को पैसा देने, लास्ट में ये पैसे नहीं दे रहे, जेल चले गए तो इनके जेल में रहने खाने का भी पैसा मेरे को ही देना। बताओ क्यों? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मेरे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं किसी एकदम ही कोई सब, जब मैं खत्म आदमी है बिन 5 करोड़ रुपया दूं तो हमारी गलती है सरकार की? सरकार इसमें क्या करेगी? दिवालियों में तो बांटता फिर हूँ, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार लाती फिरेगी क्या उनसे पैसे? हाँ, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? मेरे विरुद्ध कोई अपराध ना हो, इसलिए सरकार पूरा फेवर करती है। क्रिमिनल केस में सारे पैसे वकील सब देती है, पर सिविल के अंदर आपकी पंचायती है, आपने किसी को पैसे दिए, निकालो आप ही, हम तो मदद कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ये एक सेवा है, सेवा हम दे रहे हैं, सेवा का चार्ज लेंगे, इसलिए सिविल में क्या लगती है? कोर्ट फीस लगती है। कि आप क्या ले रहे हो? एक पेड सर्विस है। सिविल के अंदर सारी चीज़ें क्या है? आप दोनों का आपस में क्या रिलेशन, क्या आपने कॉन्टेक्ट किया, हमें क्या करना है सर? कोर्ट को क्या मतलब, सरकार को क्या मतलब? हाँ, मेरे थ्रू मामला निपटाना है, पैसा दे। जैसे एक आम जगह जाते हो ना, कोई चीज़ खरीदने, है ना, बिस्कुट खरीदते हो पैसा देते हो ना, मूवी देखते हो पैसा देते हो, वैसे ही सिविल के अंदर कोर्ट जा रहे हो, क्या देना है? पैसे के बदले सेवा है। हाँ, क्रिमिनल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्रिमिनल क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ही पैसा देगी, सरकार ही सब कुछ हैंडल करेगी, इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ, साधारणतः कहने को तो सभी अपराध किसके अगेंस्ट होते हैं? गवर्नमेंट के। पर यहाँ जो मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ कुछ अपराध, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो ये बेसिकली अगर वाइड लेवल पे गए तो सरकार के विरुद्ध ही अपराध है। पर साधारणतः ये क्या वास्तव में एक पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट या उनके विरुद्ध अपराध है क्या? नहीं, एक व्यक्ति के विरुद्ध है या नहीं? हाँ, तो इनको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। ऐसे अपराध जो किसके विरुद्ध है? डायरेक्टली गवर्नमेंट के विरुद्ध है, सोसाइटी के या पब्लिक एट लार्ज के विरुद्ध है। और कुछ अपराध जो आप पढ़ोगे जो है, तो सिंपल सी बात, सभी अपराध गवर्नमेंट के विरुद्ध ही है, पर थ्रू इंडिविजुअल होते हैं, आम व्यक्तियों के थ्रू होते हैं। जैसे मैंने एक स्पीकर लगाया और उस पर बद्दे बद्दे गालियां निकाल रहा हूँ, यही एक महिला जा रही है, उस पर कमेंट पास कर रहा हूँ। समझ आ रही है? एक ही चीज कर रहा हूँ, थ्रू इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? और यहाँ सीधा किसके विरुद्ध है? ये एक पब्लिक पीस ब्रीच हो रहा है।
मेरे उस गाने बजाने से क्या हो रहा है, लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम है, तो ये क्या हो गया, इधर आएंगे। क्लियर? अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पेनल प्रोविजन लिखे हैं। सिस्टमेटिक मतलब पहले जो सबसे गंभीर है वो सबसे पहले। हमारे देश के अंदर सबसे गंभीर आप किसे अपराध मानते हो, सोचो। पर्सनल, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। वेरी गुड, जिसे आप देशद्रोह बोलते हैं। राजद्रोह तो डिफाइन किया हुआ है, हम तो नाम क्या लेते हैं। सबसे पहला यहाँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट में पहले तो चैप्टर लिख लो। चैप्टर कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 15 तक। यहाँ बचे हुए लिख लें, कितने बच गए, 16 से लेके 22 तक। 6 से 15 में ऐसे लाइन खींचो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई। क्यों? सबसे ग्रीवियस ऑफेंस को सबसे पहले, फिर नीचे 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 नीचे। हो सकता है आज के संबंध में ही इतने रिलेवेंट नहीं हो, पर जब बना तब ऐसे ही थे। आज हो सकता है, जैसे रिलीजन के विरुद्ध अपराध आज के संबंध में सबसे ऊपर है। अभी ओरिजिनल आईपीसी में सबसे लास्ट चैप्टर जो 15वां है वो किसके बारे में कहता है, ऑफेंस अगेंस्ट देश। पर आज तो पूरा देश के टुकड़े होने की नौबत आ जाती है कि इस बात पे, धर्म के नाम पे क्या है। पहले लोगों को फुर्सत नहीं थी साहब, सभी लोग प्रताड़ित, लोग शोषण हो रहा है, तो अपना ध्यान रखें या ये धर्म को, अपने भगवान को बचाएं। अब तो सभी लोग हैं कि इस सोच के अंदर कि भाई हम ही हैं जो हमारे भगवान को बचा सकते हैं, हमारे अल्लाह को बचा सकते हैं। उसमें तो ताकत है नहीं, आप ही हो वॉरियर जो अल्लाह का काम कर रहे हो, भगवान का काम कर रहे हो। उनसे तो हो नहीं पा रहा बेचारों से। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया पर उनसे काफिर नहीं मिटाए जा रहे। इधर आओ। आज के संबंध में हो सकता है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, पर जब बने और बनाने वालों की सोच से देखना पड़ेगा। बनाने वाले कौन? ब्रिटिशर्स, सरकार, प्योर सरकार जिसका काम ही क्या है, रूल करना। उनके लिए सबसे बड़ा अपराध कौन होगा? आपके धर्म का किसे मतलब है? हमारे लिए सब गुलाम है। उनके लिए सबसे बड़ा अपराध उनके खुद के विरुद्ध, हाँ, देश के विरुद्ध। सबसे पहले ही चैप्टर 6 अगेंस्ट, लिखते चलो, स्टेट, राज्य के विरुद्ध यानी देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना, युद्ध की तैयारी करना, युद्ध की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना। समझ रहे हो? सबसे पहला ही चैप्टर कौन सा है? देश के विरुद्ध अपराध, चाहे कैसा भी प्रकृति का। चलें आगे, अगला उससे नीचे चैप्टर 7 अगेंस्ट आर्मी, आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज लिख दूं, अपराध किसके विरुद्ध? आर्म फोर्सेज। किसी आर्मी के आदमी को, अफसर को बरगला रहे हो कि तू देश के विरुद्ध हो जा। जैसे पाकिस्तान में रोज होता है तख्ता पलट के लिए, क्या होता है, एक आदमी अपनी सरकार के विरुद्ध चला जाता है, तख्ता पलट। और क्या है, आर्मी जो है वही तो रिबेलियन बन जाती, बागी बन जाती। आप किसी भी फौजी को, किसी भी आर्म फोर्सेज के आदमी को ये भड़काओ कि आप अपने अफसर की बात मत सुनो, अफसर को गोली मार दो, सबऑर्डिनेशन के लिए कहो, वो सभी का आएंगे चैप्टर 7 के। अगला पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इनके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी था? जैसा मैंने कहा, क्रांति दबानी थी। इधर देखिए, तीनों ही उधर ही चल रहा है काम, देश के विरुद्ध। अभी जो राजद्रोह है 124 से, चलो जब आएगा तब भी बात करते हैं। ये तीनों ही चीजें आपको दिख रही होगी कि लोगों को दबाने के लिए है कि सरकार के विरुद्ध ना चले जाए। पहला, सरकार के विरुद्ध युद्ध वगैरह, एक क्रांति कायम में आ गई। सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की कोई चीज सक्सेस नहीं हो तो वो बागीपना कह सकते हो, उसे
और वही सक्सेस हो जाए तो उसे क्रांति का नाम दे दिया जाता है। अगर पाकिस्तान के लोग कोई भी सरकार चल रही है उसके विरुद्ध चलेंगे तो तब तक तो वो क्या है, बागी है या आतंकवादी बोल देंगे या कुछ बोल देंगे, रिबल विद्रोही बोल देंगे। पर वही लोग अगर सक्सेस हो जाए तख्ता पलट में तो क्रांतिकारी कौन थे, वो थे। एक अलग सी विडंबना है कि इसी चीज़ के दो नाम हैं, सफल हो गई क्रांति, बाकी या तो कोई ना कोई वाद, चाहे नक्सलवाद, चाहे आतंकवाद, चाहे कोई भी वाद। ये तीनों ही देखिए। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी आप लोक व्यवस्था बनाए रखेंगे, लोक व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी अपराध करते हुए कहाँ आएगा, चैप्टर है। अगला चैप्टर ऑफेंस बाई है ना, ऑफेंसेस बाई है या उनके द्वारा वो तो 10 में है, एक तो है उनके विरुद्ध। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये तो ऑफेंसेस बाय है ना, बाय पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक जो नियोजित है वो अपराध कर रहे हैं तो कहाँ आता है, 9 में। और लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध कर रहे हो तो कहाँ आएगा, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पर बीच में एक चैप्टर देखो गंदगी, 9 है। एक कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा, पब्लिक सर्वेंट तो जानते हैं लोक सेवक, सरकारी नौकर, एक डायरेक्ट आवाज में सुन सको। एक चैप्टर क्या कह रहा था, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपराध, और अगला चैप्टर क्या कह रहा है, पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अपराध। उनका यानी उनकी बात नहीं मान रहे, वो ऑर्डर दे रहे हैं, पुलिस की सहायता नहीं कर रहे, छानबीन में नहीं कर रहे, जो भी। बीच में इन्होंने क्या डाल दिया, 9। क्या है 9 है, इलेक्शन। क्या तालमेल इन दोनों के बीच में इसका, कितना सिस्टमेटिक लिखी बात थी। बीच में कहीं से आए भाई साहब और क्या कहते हैं, 9 और 10 के बीच में जगह दो मेरे को। बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, अगला चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। आज के जो कानून निर्माता हैं उनको परवाह नहीं है कि बेचारे ने, मैकाले ने कितनी मेहनत की होगी ड्राफ्टिंग के लिए। हम अम्बेडकर साहब को इतनी मान्यता देते हैं इसलिए तो कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, बनाने वाले वो थोड़ी थे। तो ये इनकी ड्राफ्टिंग को भी तो कोई देख लो। 9 में ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, 10 में ऑफेंसेस अगेंस्ट, और बीच में क्या डाला है हमने, क्या लेना देना इसका इलेक्शन से। यहाँ अलग से डाल दे, 10 ने बना देते, मना थोड़ी था। तो डॉक्टर को कहा था कि तेरे फेवरेट संख्या कौन सी है, 9 के 9 ने बना देते, 24 डाल देता, कर सकते थे। पर अब अपनी तो मजबूरी है, अपने को तो क्या पढ़ना पड़ेगा, 9 नहीं पढ़ना। 5 पे देखो सही जगह डाला था। नहीं यहाँ कौन मर गया था, तुम्हारे बुद्धि मर गई, क्या हो गया। चलें आगे, एक और याद करो क्योंकि भूल जाओगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ पनिशमेंट, चैप्टर 4 डिफेंसिव प्रोविजंस, जनरल एक्सेप्शन बोलते हैं इसे। फिर चैप्टर 5 अबेटमेंट, चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के बाद लाइन से अब चलना है, पहला ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, फिर ऑफेंस अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, फिर चैप्टर 8 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब प्रशांति, शांति के विरुद्ध जो अपराध है। फिर चैप्टर 9 ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट। बीच में ये गंदगी है ही, इलेक्शन। चले आगे, चैप्टर 11 क्या है सर, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल सिस्टम। फॉल्स एविडेंसेस वगैरह सुने ना आपने, झूठी गवाही देना वगैरह। ऑफेंसेस अगेंस्ट, क्या इंग्लिश में क्या बोला है इसको, पब्लिक जस्टिस। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। फिर चैप्टर 12
ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन, कॉइन चलते हैं ना, अब तो कॉइन की इतनी महत्वपूर्णता नहीं रही, अब तो करेंसी नोट्स ही है इंपॉर्टेंट। पहले कॉइन से ही सारा कारोबार वगैरह सब चलता था और कॉइन की कीमत भी होती थी। फिर चैप्टर 13 क्या है? वेट एंड मेजर्स, इंपॉर्टेंट नहीं है वेट एंड मेजर। फिर आता है चैप्टर 14 पब्लिक न्यूसेंस हो गया, मिलावटखोरी हो गई, ये सारी कहाँ आएगी? यहीं होगी। वायु में प्रदूषण कर दिया है, जल में प्रदूषण कर दिया, खान पीन की सामग्री में मिक्सचर कर दिया, किसी प्रकार का न्यूसेंस कहाँ आता है? चैप्टर 14 न्यूसेंस लिख दूँ। और लास्ट चैप्टर 15 अभी अभी बताया था आपको, सबसे लास्ट क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन। अब याद करो एक बार क्योंकि भूल जाओगे। चैप्टर 6 राज्य के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 7 सेना के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 9 बाय पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 10 अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। बीच में 9 नए हैं इलेक्शन। 10 तक कोई दिक्कत? 11 से नए लिखें, 11 से पढ़ते। 11 में सबसे पहले है जुडिशियल जो सिस्टम है ना, पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, झूठी गवाही देना, जज साहब के सामने एविडेंस को मिटा देना, किसी और की जगह जाके खड़े हो जाना, सारी चीज़ें क्या है? जस्टिस के अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, अवमान करना कोर्ट का, ये सारी बातें कहाँ आती हैं? चैप्टर 11। क्लियर? चैप्टर 12 नकली सिक्के बनाना, नकली सिक्के बनाने की जो कह रहे थे वैसा मशीन रखना, सिक्कों को मैनिपुलेट करना, तोड़ मरोड़ना, ये जो अपन ट्रेन के नीचे सिक्का देते हैं ना, ये भारतीय करेंसी का अपमान है, ये भी अपराध की कैटेगरी में आता है। चपटा करते हैं ना सिक्का, किया होगा बचपन में, गाँव में कौन रियाड़ा थे यहाँ वाला टाप तो पट रहे ही देखे, हाँ सिक्के एकदम चपटे बन जाते हैं। होता क्या है? टाइम पास होता है मैडम, गांव में और क्या टाइम पास है? आपके यहाँ तो हजारों चीज़ें हैं, टाइम पास होता है। चलिए आगे। तो कॉइन के विरुद्ध सारे अपराध कहाँ थे? यानी अब तो नकली नोट हो गए छपने को, पहले क्या थे? कॉइन ही थी, और कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करना, सब कुछ कहाँ आता है? चलिए फिर चैप्टर 30 वेट्स एंड मेजर। गलत, ये खोटे बाट माप नहीं रखते क्या? वो 5 लीटर वाला है, उसके अंदर है ना, और बाट है, उसके नीचे चुंबक लगा रखी है, वो मापने वाला है उसके नीचे, ये सारे क्या है? कहाँ आते हैं? चैप्टर 13 में। वेट एंड मेजर्स, जो भी फॉल्स आप बनाते हो, रखते हो, बांटते हो, आपके पोजेशन में पाए जाते हैं, आपके पास मशीनरी है ऐसी चीज़ें बनाए, वो सभी काय में आते हैं? चैप्टर 13। तो 11 में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, 12 ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन एंड स्टाम्प्स, चैप्टर 13 वेट एंड मेजर्स, चैप्टर 14 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी पब्लिक न्यूसेंस हमने नाम दिया, ठीक है। और लास्ट रिलीजन। इतना याद हुआ तो आगे चलते हैं तो फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं। कोशिश करें, आप खुद से बोलें। ये तो हो गए पब्लिक एट लार्ज क्यों अपराध। कोई बोला कुछ? पानी। ये तो कैसे हो गए अपराध? या तो सीधे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या सोसाइटी या पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट। अब थ्रू एंड इंडिविजुअल मेरे साथ डायरेक्ट क्या अपराध हो सकता है? होगा तो वो सारे अपराध किसके विरुद्ध माने जाते हैं? सरकार के विरुद्ध। पर मेरे विरुद्ध डायरेक्ट क्या क्या हो सकता है? आइए, ये भी कैसे चलेगा? पहले सबसे ग्रीवियस, फिर सबसे कमजोर। सबसे ग्रीवियस क्या होता है बताओ? ये मिटा दोगे एक बार? सबसे पहला ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, मानव जीवन के विरुद्ध, ह्यूमन लाइफ। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूरे गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? देश इंपॉर्टेंट था। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद का शरीर। शरीर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मृत्यु। मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सबसे गलत चीज़ क्या है आपके साथ? सबसे गंभीर अपराध क्या है? मृत्यु। तो यहाँ भी ऐसे ही ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, चैप्टर
शरीर के बाद आपके लिए क्या आता है? आराम से सोच लो, शरीर के बाद आपके लिए क्या आता है? शरीर के छोटे से बड़े नुकसान को छोड़ दें तो उसके बाद सेकंड चीज क्या आती है आपके लिए? प्रॉपर्टी। तो चैप्टर 17 क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बहुत डिटेल में चर्चा है साहब, बहुत डिटेल में, बहुत वाइड। प्रॉपर्टी को इतना कीमती माना इन्होंने जिसकी कोई हद ही नहीं। चैप्टर 18 ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी में ही एक पार्ट है एक तरीके से डॉक्यूमेंट हम साधारणतः काय के रखते हैं? किसी न किसी संपत्ति के ही रखते हैं, है ना। यहाँ एक दिक्कत है मेरे को पर्सनली, अभी करेंसी नोट के खिलाफ, क्योंकि पहले तो कॉइन चलते थे, तो इन्होंने तो चैप्टर 12 लिखा किसके खिलाफ? ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन क्या है? चैप्टर 12 है ना। मुर्दों कोई संजीवनी बूटी ला के दूंगा जगने के लिए। चैप्टर 12 है हमारा सिक्कों के विरुद्ध अपराध। फिर धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन खत्म होके क्या है? करेंसी नोट्स है। जो नोट होते हैं ना 10, 20, 50, 500, 1000, 2000, तो करेंसी नोट के विरुद्ध नकली नोट छपने लग गए। सिक्के अब कौन, कोई छापता है क्या सिक्के? पागल ही होगा कोई छापेगा तो, सिक्के बनाएगा तो, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के की कीमत 1 रुपए से ज़्यादा पड़ती है बनाने में। कोस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कोस्टिंग ज़्यादा है उनकी, हाँ, इसलिए वो नहीं बनाते। जितना बड़ा नोट होगा उनके लिए, और उनको चलाने में, सर्कुलेशन में वो ऐसा पर्टिकुलर सोचते हैं, एक दो में 2 लाख के अंदर 2-2 हज़ार के 100 नोट दिए 2 लाख हो गए, एक जीवन में ही 2 लाख नहीं कमाएंगे। तो वो लोग तो यही चाहते हैं कि फटाफट। करने वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टाम्प। करेंसी के बराबर ही क्या चलती है चीज़? स्टाम्प। 10,000 की स्टाम्प बनाओ ना, क्यों माथा दुखा रहे हो? कोई चेक भी नहीं करता। आजकल तो क्या है, उसमें कोड आते हैं, स्टाम्प पे क्या आते हैं? प्रॉपर कोड और स्कैनर सब कुछ आता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो नकली है या असली। इधर आइए, अगेंस्ट डॉक्यूमेंट में इन्होंने क्या जोड़ दिया? करेंसी नोट वाले अपराध। अगर नोट को काउंटरफिट करते हो, नकली नोट बनाते हो, तो ओरिजिनल आईपीसी में प्रावधान थे नहीं, क्योंकि 1860 में नोट थे नहीं। बाद में नोट बनने लगे तो नोट नकली भी बनने लगे, तो उसके संबंध में प्रावधान आपको क्या लगता है कौन से चैप्टर में करने चाहिए थे? लॉजिकल क्या है, कहाँ करने थे? अगर आपको नया चैप्टर नहीं बनाना था तो एकदम परफेक्टली, तो वो अपराध कहाँ होते हैं? पहली बात क्या, ये थ्रू एन इंडिविजुअल वाले अपराध हैं क्या? आपके पर्सनल आपके विरुद्ध होते हैं क्या? तो सरकार के विरुद्ध में है। तो पहली बात तो इस पड़ाव में होना चाहिए। अगर ड्राफ्टिंग का ध्यान रखते तो समझते तो इस ड्राफ्टिंग को। और फिर जब कॉइन के लिए अलग से चैप्टर है, तो करेंसी नोट के लिए अलग चैप्टर में उसे लिखना सही है क्या? बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगता, आपकी सोच अलग हो सकती है। इन्होंने नए सेक्शन जोड़े 498 A, B, C, D, E, और कहाँ जोड़े? चैप्टर 12 में ना जोड़ के कहाँ जोड़े? चैप्टर 18। बेफालतू में, मुझे नहीं पता। आज के समय में चैप्टर 18 क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एंड करेंसी नोट्स। क्लियर? चैप्टर 19 ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट, बेकार चैप्टर है। चैप्टर 20 वापस इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, विवाह विरुद्ध अपराध। विवाह के विरुद्ध क्या अपराध हो सकते हैं? 2 शादी विवाह के विरुद्ध अपराध है। अडल्ट्री, जैसा मैडम ने कहा, विवाह की स्थिति में होते हुए, हाँ, क्रूअल्टी बाद में जोड़ा इन्होंने, बटराज जी से मैं सहमत हूँ। इन्होंने एक चैप्टर जोड़ा चैप्टर 20 से, और उसमें क्या डाला? एक ही सेक्शन 498A, और क्या जोड़ा? क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। इसको यहाँ नहीं डाल सकते थे क्या? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज ही तो है, हस्बैंड बिना मैरिज के आता है क्या? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज लिखा, उससे जस्ट अगला क्या लिख दिया? क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिश्तेदार है। चैप्टर 21 क्या है सर?
डिफामेशन, मानहानि, यानी आपका मान सबसे लास्ट में आता है इनके हिसाब से। खुद रहने चाहिए, प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, कागज पैसा सब रहना चाहिए, विवाह रहना चाहिए, मान तो सबसे कमज़ोर चीज़ है। और लास्ट चैप्टर धमकी वगैरह, क्रिमिनल धमकी तो सबसे छोटा ही होता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब आपराधिक धमकी एक तरीके। चैप्टर 22, 23 हमने पहले ही लिख लिया क्या है। अब याद करके देखो याद आता है क्या सारा। पहले एक बार मैं बोलता हूँ, फिर वापस चार्ट बनाएंगे और आप बताओगे कैसे बनाना है। क्लियर? ऐसा ऐसा बनवाना है आपको। हमने आईपीसी को 3 भाग में विभाजित किया है। इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस, डिफेंसिव प्रोविजंस और पेनल प्रोविजन। इंट्रोडक्टरी प्रोविजन में हमने 3 अध्याय रखे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स एंड टर्म्स, चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ द पनिशमेंट। फिर सेकंड हमारा था डिफेंसिव प्रोविजन, जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4, नाम है जनरल एक्सेप्शंस। क्या नाम है? फिर आता है पेनल प्रोविजन। पेनल प्रोविजन को हमने समझने के लिए 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक तो इनकोएट और एक कोएट। इनकोएट मतलब विदाउट रिजल्ट भी जो चीज़ें पनिशेबल है, जो अपराध है, उन चीज़ों को हमने इनकोएट में रखा। सबसे पहले अबेटमेंट, किसी को अपराध के लिए उकसाना, दैट इज अबेटमेंट। सेकंड क्रिमिनल, 5A के अंदर क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। 2 व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करने के लिए सहमत होते हैं, दैट इज आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और लास्ट चैप्टर 23 अटेम्प्ट, अपराध ना करके उसका केवल क्या किया है? प्रयास। इन तीनों में बिना रिजल्ट के भी आपको पनिश किया जा सकता है। क्लियर? साथ ही साथ इसमें 3 सेक्शन भी हमने पढ़े प्रिपरेशन के, 122, 126 और 399। याद रखना, इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिपरेशन आईपीसी में कहाँ कहाँ पनिशेबल है। 3 ही धाराएं हैं, 122, 126, 399। फिर आता है कोएट, यानी पूर्ण अपराध, यानी जिनमें अपराध के रिजल्ट आने पे ही पनिश किया जाता है। उसको भी हमने 2 भागों में विभक्त किया। क्या क्या 2 भाग? एक तो अगेंस्ट गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पब्लिक एट लार्ज, और एक थ्रू एन इंडिविजुअल। इसके अंदर हमने चैप्टर रखे 6 से लेके 15 तक, इसमें 16 से 22। चैप्टर 6 क्या था? ऊपर से नीचे, अगेंस्ट स्टेट। चैप्टर 7 अगेंस्ट आर्म फोर्सेस। चैप्टर 8 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था। चैप्टर 9 बाय पब्लिक सर्वेंट। चैप्टर 10 अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। बीच में 9A इलेक्शन। फिर आता है आपके चैप्टर 11 अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय के विरुद्ध। फॉल्स एविडेंस बोल सकते हो आप, याद होने चाहिए, कैसे भी याद हो, जरूरी नहीं बैरेक्ट का नाम दो, अपना नाम दे सकते हो। चैप्टर 12 कॉइन और स्टाम्प। चैप्टर 13 वेट एंड, देखो जब स्टाम्प को पैसों की कैटेगरी में ले लिया, कॉइन के चैप्टर में स्टाम्प डाल दिए, जबकि स्टाम्प इज ए डॉक्यूमेंट। इनको करेंसी नोट तो लगा कागज और स्टाम्प लगे कॉइन, मतलब मस्त लोग हैं। हाँ, स्टाम्प भी डालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 12 में हो, परंतु करेंसी नोट प्योरली कहाँ होना चाहिए। इनको दिक्कत इतनी सी थी कि इसकी हेडिंग चेंज करनी पड़ जाएगी, कॉइन्स वाली, वहाँ चेंज करनी नहीं पड़ती। चैप्टर 13 वेट एंड मेजर्स। चैप्टर 14 हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी पब्लिक न्यूसेंस। और लास्ट चैप्टर 15 अगेंस्ट रिलीजन। चलें आगे। रिलीजन आप नहीं भूलोगे कभी, बताओ क्यों? बीच में या टेढ़ा मेढ़ा पढ़ता हुआ आदमी याद रखता है, लाइन से पढ़ा हुआ फिर याद नहीं रहता। हमने बीच में ही क्या पढ़ लिया था, चलते ही कि इन्होंने सबसे कमज़ोर क्या रखा है, रिलीजन रखा है, जबकि आज के समय में इम्पोर्टेंट है, ये है वो है। तो आप चैप्टर 15 भूल के भी नहीं भूलोगे आप, बाकी भले ही याद नहीं हो, चैप्टर 15 याद रहे। चलिए, फिर आता है 16 से 22, एक अलग सेट। 16 सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ, देन प्रॉपर्टी, देन डॉक्यूमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन मैरिज, देन क्रूएल्टी, देन डिफामेशन और लास्ट धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। वापस पढ़ते हैं। 16 के अंदर ऑफेंसिव अगेंस्ट लाइफ, 17 में प्रॉपर्टी, 18 में डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी नोट्स, 19 कॉन्ट्रैक्ट, 20 ऑफेंसिव अगेंस्ट मैरिज, 20A
क्रुएल्टी 21, डिफामेशन और 22 क्रिमिनल। ये आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है खत्म। किसका?